हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपने 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर की हमें सबसे पहले बात करेंगे इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इससे पहले हमने अभिक्रियाओं से संबंधित 2 चैप्टर समझे हैं, जिनके अंदर अभिक्रिया की क्रियाविधि जानना हो, अभिक्रिया का वेग जानना हो, अभिक्रिया कितनी मात्रा में पूर्ण हुई है या कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानना हो। तो इससे संबंधित हमने 11th क्लास में 2 चैप्टर पढ़े जो इस प्रकार है। पहला हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी, और उसमें आपने पढ़ा था डेल्टा जी, क्या थे, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इस गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान यदि पॉजिटिव है या नेगेटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, 0। तीनों केस में, फर्स्ट केस में अपने देखें तो पॉजिटिव जब होगी है तब हम ये कहते हैं कि अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित है, अस्वतः प्रवर्तित है। जबकि जैसे ही अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और डेल्टा जी का मान यदि 0 है तो अभिक्रिया कैसी होगी, उत्क्रमणीय। यानी इस ऊष्मागतिकी चैप्टर में हमने अभिक्रियाओं के बारे में समझा है, लेकिन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इसके बारे में ये ऊष्मागतिकी हमें जानकारी देती है। उसके अलावा अभिक्रिया कितनी मात्रा में पूर्ण हुई या अभिक्रिया के प्रारंभ में क्या परिवर्तन हो रहे थे और अभिक्रिया के अंत में क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। अब बात करें कि इसके अलावा अभिक्रिया वेग को हम किस प्रकार से समझते हैं। हाँ, एक बात हो कि यह अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान यदि आप देख रहे हैं तो ये अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है। अभिक्रिया बीच में किस प्रकार संपन्न हुई इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। अब इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम। और इसमें आपने पढ़ा था अभिक्रिया के लिए केसी या केपी। केसी क्या था, साम्यावस्था स्थिरांक, केपी भी साम्यावस्था स्थिरांक था। ये दाब के संबंध में था और ये सांद्रता के संबंध में था। अब यदि हम आगे बात करें तो ये अभिक्रिया कितनी मात्रा में पूर्ण हुई है, कितनी मात्रा में पूर्ण हुई है इसकी जानकारी देती है। लेकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है या अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बदलने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो इसलिए हमें एक नई शाखा की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रासायनिक बल गतिकी। और इन्हीं बातों की सहायता से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, व अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी देती है। उस शाखा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि साम्यावस्था और ऊष्मागतिकी, अब जो अध्याय थे उनमें हमने जैसे ऊष्मागतिकी हमने पढ़ा कि डेल्टा जी का मान कितना है, 0 है तो उत्क्रमणीय, डेल्टा जी का मान नेगेटिव स्वतः परिवर्तित, डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया अस्वतः प्रवर्तित है। और साम्यावस्था वाले चैप्टर में साम्यावस्था स्थिरांक से हमें ये पता चलता है कि अभिक्रिया कितनी मात्रा में पूर्ण हुई है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अब हम आगे बात करें तो आगे हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों समस्याओं को यदि पूर्ण करना चाहें तो इन समस्याओं को हटाने के लिए हमें जो नई शाखा की आवश्यकता पड़ती है वो शाखा कौन सी है, रासायनिक बल गतिकी। और रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा ये से प्राप्त हुई कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित, अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया
अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी देती है, उस शाखा को हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। अब हम आगे बात करेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और उससे पहले हम पढ़ेंगे अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया की स्पीड के आधार पर अभिक्रियाओं को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली अभिक्रिया कौन सी है? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। अब ये तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ये ऐसी अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जो 1 सेकेंड के 10 से 100वें या हजारवें भाग में संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं इसमें शामिल है। उसके अलावा कार्बनिक अभिक्रिया भी होंगी। कार्बनिक अभिक्रियाएं जो कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, उन कार्बनिक अभिक्रियाओं का वेग भी बहुत तीव्र होता है, और उन अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रियाओं श्रेणी में रखते हैं। इन अभिक्रियाओं के द्वारा अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो उनका यदि हम अध्ययन करना चाहें तो इतने कम समय में संभव होती है कि हम अभिक्रिया के इन सभी घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। जो समस्याएं आती है या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, उनको जानना हो तो उनकी जानकारी में प्राप्त नहीं होती। अब हम बात करें दूसरी अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है? मध्यम वेग अभिक्रिया। मध्यम वेग अभिक्रिया या इनको सामान्यतः मंद अभिक्रिया भी कह देते हैं। मंद अभिक्रिया भी कहा जाता है इनको। तो ये वो अभिक्रिया है जो कुछ मिनट या कुछ सेकंड में पूर्ण हो जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम मध्यम वेग अभिक्रियाएं कहते हैं, और ये अभिक्रियाएं रासायनिक बल गतिकी के लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनमें उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, दाब का क्या प्रभाव है, कोई अभिकारकों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, या अभिक्रिया पर ताप परिवर्तित कर दे तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सब की हम जानकारी लेना चाहें तो इन अभिक्रियाओं में हम आसानी से गणना कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी अभिक्रिया, इसमें ज़्यादातर अभिक्रिया जैसे कि एग्जाम्पल देना चाहूँ, एस्टर का जल अपघटन, जैसे एस्टर CH3 COOCH3, इसका यदि आप जल अपघटन करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या देगा? CH3 COOH और प्लस में CH3OH। तो ये हमारे पास अभिक्रिया में संपन्न हो रही है। इस अभिक्रिया में प्रारंभ में वेग बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अम्ल बनता है, ये अम्ल इस अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है। ये अभिक्रिया पूर्ण होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय ले लेती है। तो इस अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होगा, ताप दाब सांद्रता का क्या प्रभाव होगा, इन सब की जानकारी प्राप्त करना आसान है। इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी में पढ़ने के लिए उपयोगी मानते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? अति मंद अभिक्रिया है। कौन सी? अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया में अभिक्रियाएं हैं जो कुछ घंटों, कुछ दिनों या साल में पूर्ण होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं?
अति मंद अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से अभिक्रिया को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। जो अभिक्रिया अलग अलग प्रकार की हैं उनकी स्पीड के आधार पर हमने उनको बांट लिया कि कोई अभिक्रिया तो बहुत तेजी संपन्न होती है और कुछ अभिक्रिया ऐसी है जो बहुत धीमे वेग से संपन्न होती है। अब बात करें अपने आगे कि अभिक्रियाओं को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग पर कि किसी अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में जितना परिवर्तन होता है वो उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, देख लीजिए। अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया वेग क्या होता है इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। हम ये कहेंगे किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक या एक उत्पाद, दोनों में से कोई एक अभिक्रिया या एक उत्पाद की सांद्रता या दाब भी कह सकते हैं। सांद्रता या दाब का मतलब ये हुआ कि कोई अभिक्रिया गैसीय हो सकती है। तो गैसीय अभिक्रिया के लिए सांद्रता ने लेकर के हम क्या रखते हैं, अभिकारकों उत्पादों का गैसीय अवस्था में उनका दाब कितना है वो दाब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या हुआ, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक या एक उत्पाद की सांद्रता या दाब में इकाई समय में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग कहलाता है। तो देखिए ये हम जानते हैं कि ये मान लो हमारे पास एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से क्या बना, उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में केमिकल काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर या साम्यावस्था वाले चैप्टर में आपने देखा था कि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता तेजी से घटती है और बाद में नियत हो जाती है। इसी प्रकार से उत्पाद की पहले सांद्रता तेजी से बढ़ती है और बाद में नियत हो जाती है। इधर तो लिखते हैं सांद्रता और इधर लिखते हैं समय। और ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ ये बिंदु क्या कहलाता है, साम्यावस्था। तो देखिए एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी अभिक्रिया का यदि आपको वेग जानना हो या अभिक्रिया वेग में अभिक्रिया की रासायनिक बल गतिकी पढ़नी हो तो वो हमेशा साम्यावस्था बिंदु से पहले ही पढ़ी जाती है। साम्यावस्था बिंदु से पहले ही पढ़ी जाती है। तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि अभिकारक जितनी तेजी से घटेगा उत्पाद उतनी ही तेजी से बढ़ेगा जब तक कि साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो अब आगे हम इस अभिक्रिया के लिए हम 2 बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का मैंने बिंदु ले लिया और इसमें यहाँ से यहाँ तक का, तो इनके मैंने बिंदुओं को यहाँ से यहाँ मिला दिया और इस तरीके से। तो आपके पास में यहाँ पे सांद्रता R1 और यहाँ पे कितनी R2, इस तरीके से P1 सांद्रता और यहाँ पे कितनी है P2 सांद्रता है। तो इसके लिए चाहे तो आप अभिकारक के संदर्भ में लिखिए, अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग परिभाषा में ध्यान से देखिए। किसी एक ही अभिकारक या किसी एक उत्पाद की सांद्रता या दाब में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग। तो हम यहाँ पे किसी एक अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं और किसी एक उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ समझा कि अभिकारकों की सांद्रता जिस वेग से घटती है उसी वेग से उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो जितनी स्पीड से सांद्रता घटेगी उतनी स्पीड से सांद्रता बढ़ रही है। तो हमें तो क्यूब मिला करके अभिक्रिया की स्पीड चेक करनी है कि कितनी स्पीड से वो संपन्न हो रही है। तो उसे जांचने के लिए हमें साथ में सभी अभिकारकों और सभी उत्पादों की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी एक अकेले अभिकारक की और किसी एक अकेले उत्पाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें देखिए
हमारे पास अभिकारक है आर, तो इसके लिए यदि मैं आर रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, यदि इस आर को व्यक्त करना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, डी आर या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस साइन क्या बताएगा, अभिकारकों की सांद्रता घट रही है, इसको बताएगा। और यदि मैं इसको उत्पाद के संदर्भ में लिखना चाहूँ, उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया वेग लिखना चाहे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये प्लस हो गया। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए यहाँ माइनस साइन कहाँ से है, मैंने आपको कहा कि अभिकारक की सांद्रता इस प्रकार से घट रही है। पहले यहाँ पे आर था R1, यहाँ पे था R2, आप देख रहे हैं R2 माइनस R1 करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा। अब R2 छोटा है R1 से, इसलिए छोटे मान में से बड़े मान को घटाएंगे तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में, इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस साइन। और ये माइनस साइन अभिक्रिया वेग को माइनस नहीं बता रहा है, ये केवल अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता घटती हुई स्पीड कितनी है उसको व्यक्त करता है। और यहाँ पे उत्पाद के लिए ग्राफ बनाया इस प्रकार से, तो यहाँ पे P1 था, यहाँ पे मैं ले लिया P2, तो यहाँ पे भी आप P2 माइनस P1, तो क्या आएगा, डेल्टा P। तो डेल्टा P का मान P2 बड़ा है P1 से, इसलिए डेल्टा P का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए हमने R को क्या लिखा, प्लस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो ये इस प्रकार से इसी अभिक्रिया के वेग को व्यक्त किया जाता है। अब इस अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, तो आप ऊपर देख रहे हैं डेल्टा आर, ब्रैकेट में लिखना चाहिए, आर का मतलब ब्रैकेट में लिख रहे हैं अभिप्राय है सांद्रता के रूप में व्यक्त करना। तो ये सांद्रता में हुआ परिवर्तन है, तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स बटे में क्या समय, तो सेकेंड इनवर्स, ये अभिक्रिया वेग की इकाई हुई। यदि दाब काम में ले रहे होते, यदि दाब हम काम में ले रहे होते तब हम क्या कहते हैं, एटीएम सेकेंड इनवर्स, एटीएम सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। उसके अलावा इसको हम ये इकाई किसकी है, मोलरता की इकाई है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोलरता सेकेंड इनवर्स। तो ये तीनों इकाइयाँ अभिक्रिया वेग की है, ये तीनों इकाइयाँ किसकी है, अभिक्रिया वेग की है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो अभिक्रिया वेग कितने प्रकार का होता है वो अपने जानते हैं। देखिए अभिक्रिया वेग 3 प्रकार का होता है। पहला है औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग, और इसे लिखा जाता है आर एवरेज से, और इसको किसे लिखते हैं, आर एवरेज से लिखते हैं। दूसरा अभिक्रिया वेग हमारे पास कौन सा है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, या इसे लिखते हैं आर इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में तीसरा है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और इसे लिखा जाता है आर आई से, आर इनिशियल, आर इनिशियल। तो इस प्रकार से अभिक्रिया वेग हमारे पास कितने प्रकार का आया, 3 प्रकार का अभिक्रिया वेग हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं औसत अभिक्रिया वेग की, उसके बाद आर स्केल, और उसके बाद में प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औसत अभिक्रिया वेग की। औसत अभिक्रिया वेग से क्या अभिप्राय है कि ज़्यादातर अभी अपने जो वेग लिखा था पहले वो औसत अभिक्रिया वेग ही था, वो पहले क्या पूछा था, औसत अभिक्रिया वेग ही था। लेकिन या उसकी परिभाषा हम देना चाहें तो परिभाषा देने में थोड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ हम एक समय अंतराल लेते हैं। क्या लेते हैं, समय अंतराल, एक समय अंतराल लेंगे, और उस समय अंतराल के दौरान जितनी सांद्रता में परिवर्तन होगा, R1 से R2 में चेंज हुआ या P1 से P2 में चेंज हुआ, तो उस समय अंतराल के दौरान जितना परिवर्तन आता है उस अंतराल को ही हम क्या कहते हैं, औसत अभिक्रिया वेग कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम कैसे लिख सकते हैं, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल में अभिक्रिया में
एक अभिकारक या एक उत्पाद की सांद्रता या दाब में हुआ कुल परिवर्तन औसत अभिक्रिया वेग कहलाता है और इसे व्यक्त करते हैं आर एवरेज से और ये बराबर होता है। अब जैसे मान लें कि हम इसे ग्राफ देख लिया तो हम अकेले अभिकारक के लिए लिखते हैं पहले इस समय और सांद्रता। तो यहाँ पे प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता तेजी से घटती है, बाद में क्या हो जाती है, साम्यावस्था प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर हम दो टाइम इंटरवल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया T2 और यहाँ पे ले लिया हमने T1 और इसमें इन दोनों के ये क्रॉस बिंदु यहाँ पे हो गया R2 और यहाँ पे हो गया R1। तो अब इसमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का इस T1 से T2 जो समांतर रेखा प्राप्त हुई है इसके ऊपर कितना थीटा कोण बना रही है या कितना ढाल प्राप्त हो रहा है, वह ढाल ही क्या कहलाता है, इसका औसत अभिक्रिया वेग। और उसको कैसे याद करते हैं, आप देख रहे हैं R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर R एवरेज का मान क्या प्राप्त होगा, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, स्मॉल टी यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस साइन क्यों है, क्योंकि R2 छोटा है R1 से, कम है R1 से, इसलिए इसका वैल्यू क्या है डेल्टा R। तो ये अभिकारक के संदर्भ में औसत अभिक्रिया वेग प्राप्त हो गया। वहीं पर यदि आप उत्पाद के बारे में देखते हैं तो उत्पाद में आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, इसमें भी आपको T1 T2 समय मिल जाते हैं और ये यहाँ से इनका एक थीटा प्राप्त करने का ढाल हो गया। तो यहाँ से आप देखते तो R एवरेज इज इक्वल टू T2 माइनस T1 मिलता अपॉन T2 माइनस T1। तो R एवरेज क्या होता था, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, P की सांद्रता कहाँ पे ले रहे, तो ये अभिकारक के संदर्भ में अभिक्रिया वेग हुआ, ये उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया वेग हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है वो हमने समझा और औसत अभिक्रिया वेग कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब किसी अभिक्रिया में अभिकारक का यदि अपने क्या ज्ञात करना है, तात्क्षणिक वेग क्या करना है, आर इंस्टेंट या तात्क्षणिक वेग अपने को प्राप्त करना है, तो वो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए परिभाषा क्या है, हम ये कहते हैं किसी क्षण विशेष पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। कौन सा, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब इस तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग को लिखते हैं R इंस्टेंट से, और R इंस्टेंट को व्यक्त करना हो तो किस प्रकार लिखा जाता है, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और इसको लगा देते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। इसका अभिप्राय है कि डेल्टा T का मान 0 की ओर अग्रसर है, यानी बहुत छोटा क्षण विशेष समय दिया गया है और उस क्षण विशेष समय पर अभिकारक की सांद्रता में कुल कितना परिवर्तन हुआ है, या प्लस डेल्टा P की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इधर भी अभिक्रिया वेग को हमने दो रूप में लिखा है और इधर भी मैंने यहाँ पे दो रूपों में लिख दिया है, लेकिन आप इसको एक कॉमन फॉर्म में लिख सकते हो। R एवरेज को लिखना चाहते तो आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। C क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन और बटे में परिवर्तन में लगा कुल समय अंतराल, जितना प्राप्त होता है वो मान में आरेख देते हैं। फिर इसी प्रकार से यदि आपको ये लिखना है तो R इंस्टेंट को कैलकुलेट करना है या तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है,
तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये बार बार लिखना आसान नहीं है या हमें मुश्किल लगता है, तो हम इसकी जगह क्या लिखें, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो प्राप्त होगा तो डेल्टा आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा और डेल्टा टी का मान भी बहुत छोटा हो जाएगा। उसे कैसे लिख सकते हैं, आर इंस्टेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी माइनस कर लेते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, या उत्पाद के संदर्भ में लिखते तो डी पी अपॉन डी टी, या ओवरऑल दोनों के लिए एक साथ में व्यक्त करना चाहते हैं आर इंस्टेंट को, तो आर इंस्टेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। तो ये हुआ तात्क्षणिक वेग। अब लास्ट में हमारे पास कौन सा बचा है, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग। टी बराबर 0 समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ कुल परिवर्तन अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। ये हमेशा अधिकतम होता है। देखिए किस प्रकार से, यह अभिकारक के लिए हमारे पास में क्या ग्राफ है, और इस ग्राफ में यदि मैं डेल्टा टी बराबर अप्रोक्सीमेट 0 पर इस ग्राफ के साथ स्पर्श रेखा खींचूं और इस स्पर्श रेखा का ढाल प्राप्त करना चाहे तो थीटा प्राप्त होगा, और ये ढाल हमें सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो इस ढाल का मान सर्वाधिक प्राप्त होगा, वही क्या होगा, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। हम ये कहते हैं लगभग टी बराबर 0 समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन अभिक्रिया, कौन सा, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता है। और इसे आर आई इज इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी द्वारा व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे टी अप्रोक्सीमेट कितना है, 0 है। ये लिमिट यहाँ पे साथ में लगा सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा या टी स्मॉल टी अप्रोक्सीमेट कितना है, 0 है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, और किसी अकेले अभिकारक के गायब होने की दर और किसी उत्पाद के उत्पन्न होने की दर किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।